जय हिंद, भारत माता की जय। आप सभी लोगों का मेरे वीडियो में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो अब मैं एडवांस ज्योग्राफी भी साथ में लेके चलूँगा। तो मैं एडवांस ज्योग्राफी का जो मेरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैं वैगनर थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो वहाँ पे ख़त्म करा चुका हूँ। तो अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो जो है, जो आप एडवांस ज्योग्राफी में पढ़ने जा रहे हैं, वो है थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। तो चलिए अपन इसको शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि आइसोस्टेसी दरअसल थ्योरी है क्या। तो आप ये देखिए, इसका इंट्रोडक्शन इस तरीके से है कि डिफरेंट रिलीफ फीचर ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड्स, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, लेक, सी, ओशन, फॉल्ट एंड रिफ्ट वैली एक्सेट्रा स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सरफेस आर प्रोबेबली बैलेंस्ड बाय अ सर्टेन डेफिनेट प्रिंसिपल, अदरवाइज दे वुड नॉट हैव बीन मेंटेन देयर ओन फॉर्म। उनका कहने का मतलब जो इंट्रोडक्शन है कि भाई बेसिकली आइसोस्टेसी होती क्या है, इसकी अगर अपन सिंपल लैंग्वेज देखें तो आइसोस्टेसी सिंपली मीन्स अ मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन द अपस्टैंडिंग पार्ट एंड द लो लाइन बेसिन ऑन अ फ्लोटिंग अर्थ। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अर्थ जो है ना वो दो हिस्सों के अंदर है। आप ये देखो कि इस तरीके की अर्थ है, तो ये ऊपर आ गया क्रस्ट और ये आ गया मेंटल, ये आ गया क्रस्ट और ये आ गया मेंटल। अब ये कह रहे हैं कि क्रस्ट के ऊपर जितने भी माउंटेन्स हैं या जो प्लेटोज हैं, ये जो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं ना, वो खड़े हुए हैं, वो कोई ना कोई प्रिंसिपल के ऊपर खड़े हुए हैं। उनका भी कोई एक ऐसा प्रिंसिपल होगा जिसकी वजह से वो खड़े हैं, नहीं तो वो कब के गिर जाते। और उनकी जड़ें हैं वो मेंटल के अंदर है। जैसे कोई माउंटेन है तो इसकी जड़ें या इसके अंदर है, और ये जड़ें जो है ये मेंटल के अंदर है। मेंटल है लिक्विड के अंदर, मेंटल है लिक्विड के अंदर। तो ये दरअसल एक आइसोस्टेसी की पूरी कहानी है। और इसके अलावा जब भी इनका बैलेंस गड़बड़ाता है, यानी से पहाड़ हैं या कुछ भी है, इनका बैलेंस अगर गड़बड़ाता है तो उसका कारण क्या होता है, या तो टेक्टोनिक प्लेट की घर्षण की वजह से, या अर्थ का जो वॉयलेंट मूवमेंट होता है ना उस वजह से ये हिलते हैं। अदरवाइज एक ऐसा बैलेंस बना हुआ है इनका कि ये अपने जगह पर ही खड़े हुए हैं, ये हिलते नहीं हैं, डुलते नहीं हैं, किसी पे गिरते नहीं हैं। तो ये दरअसल ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी ज़मीन के नीचे इनकी जड़ें हैं जो वो जड़ें इनको एक बैलेंस बना के रखती है। अब आप इसका हिंदी में भी देख लीजिए, जैसे अलग अलग परिमाण की विभिन्न उच्चावच विशेषताएं। जैसे कि अब ये उच्चावच का मतलब क्या होता है, उच्चावच मतलब होता है रिलीफ या फिर होता है टोपोग्राफी। पृथ्वी की सतह पर खड़े पर्वत, पठार, मैदान, झील, समुद्र, महासागर, दरार, घाटियां अतः समुद्र कुछ निश्चित सिद्धांतों पर संतुलित है, अन्यथा अपना स्वरूप बनाए नहीं रख पाते। अब जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, जैसे आपने मैदान में देखा होगा एक पेड़ है, कोई भी एक जगह पे एक पेड़ खड़ा हुआ है, पर ये पेड़ कैसे खड़ा हुआ है, अपनी जड़ों के ऊपर खड़ा हुआ है। तो इनका मानना है कि कोई भी पहाड़ या पर्वत है ना, उसकी भी कोई जड़ें ऐसी नीचे होगी, नहीं तो ये गिर जाते ही अपना स्वरूप बनाए नहीं रख पाते। और जब भी ये संतुलन बिगड़ता है तो हिंसक प्रवृत्ति, हलचल या विवर्तनिक घटनाएं शुरू हो जाती है। हिंसक प्रवृत्ति मतलब मैंने आपको बताया प्लेट टेक्टोनिक का खसकना, ये वो। इसकी हिंदी के अंदर जो डेफिनेशन है वो आइसोसिटी का सीधा सा अर्थ है घूमती हुई पृथ्वी और ऊपर के हिस्सों और निचले बेसिन के बीच एक यांत्रिक स्थिरता। इसका मतलब यही है कि भैया धरती जो है वो घूम रही है, पर उसके ऊपर कोई भी चीज़ अगर ऐसे खड़ी हुई है, ऐसे खड़ी हुई है, तो उसकी कुछ नीचे जड़ें भी होगी जिससे उसको पकड़ के रखा हुआ है। अब आप ये देखो कि द वर्ड आइसोसिस इज ड्राइव फ्रॉम द जर्मन वर्ड आइसोस्टेशन विच मीन्स इक्वी पोजिशन बैलेंस। अब ये आइसोस्टेसी का जो वर्ड है ये आया कहाँ से, ये आया है एक जर्मन वर्ड की तरफ से जो कि है आइसोस्टेशन, आइसोस्टेशियन, और जिसका मतलब होता है इक्वी पोजिशन। इक्वी पोजिशन का मतलब होता है बराबर की पोजिशन, बिल्कुल बराबर की पोजिशन, जिसको हम बैलेंस भी बोलते हैं। अब क्या हुआ कि एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे डटन, उन्होंने सबसे पहले ये टर्म आइसोस्टेसी यूज में लिया था 1879 के अंदर। वो अपना व्यू एक्सप्रेस करना चाहते थे, द स्टेट ऑफ बैलेंस विच ही थॉट मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन लार्ज अपस्टैंडिंग एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस, माउंटेन रेंजेस, प्लेटो एंड कंटिन्यूअस लोलैंड। उनका यही मतलब था कि भैया इतने बड़े पहाड़ हैं या इतने बड़े बड़े प्लेटोज हैं या इतने बड़े बड़े लोलैंड्स हैं, ये खड़े किस बेस के ऊपर है, इतने बड़े पहाड़ किस बेस पे खड़े हैं, ये गिरते क्यों नहीं है। तो इनका क्या होता है कि स्टेट ऑफ बैलेंस वो एक बताना चाहते थे कि भैया कुछ ना कुछ ऐसा बैलेंस है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। तो इन्होंने अपनी जो एक थ्योरी है उसमें सबसे पहला ये नाम लिया था आइसोस्टेसी। तो एग्जाम के अंदर आ जाता है, ये कई बार वन वर्ड में भी आ जाता है, यूपीएससी में भी किसी में भी आ जाता है कि भैया सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सबसे पहले अमेरिकन कौन थे जिन्होंने आइसोस्टेसी का नाम लिया, तो वो है जियोलॉजिस्ट डटन। ठीक है, दूसरा सवाल ये बन जाएगा आपके एग्जाम के अंदर कि द वर्ड आइसोस्टेसिस ड्राइव फ्रॉम विच जर्मन वर्ड। तो आप इसका एग्जाम के अंदर इसका आंसर होगा आइसोस्टेशन। तीसरा सवाल ये बनेगा कि भाई आइसोस्टेशन जिसको हम इक्वी पोजिशन कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो या तो आप लिखा हुआ आएगा, उसको टिक करना होगा बैलेंस के ऊपर, और या फिर
इक्विपोजिशन जो होगा उस पर टिक करना है आपको कि आइसोस्टेशियन का मतलब क्या होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बन सकते हैं। या आइसोस्टेसी जो है वो सबसे पहले डटन जियोलस ने कौन से साल में दी थी, तो वो आप बताओगे 1889 के अंदर। तो ये दरअसल एक कंसेप्ट है आइसोस्टेसी का कि भैया पहाड़ वगैरह वो किस तरीके से धरती के ऊपर हैं, क्रस्ट पे हैं, क्योंकि जो इसका मेंटल है वो है लिक्विड के अंदर और क्रस्ट जो है वो है सॉलिड। तो एक लिक्विड के ऊपर सॉलिड इतनी बड़ी आकृति कैसे टिकी हुई है, ये है आइसोस्टेसी। देखिए हिंदी के अंदर भी यही है, मैं आपको हिंदी में भी बताता चल रहा हूँ और ये मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इनको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं है। बुक तो आप पढ़ें पर ये पढ़ें क्योंकि ये मैं मेन चीज़ लेके आया हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये सब मतलब हिंदी के अंदर है, आप हिंदी वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए कि इस कंसेप्ट की डिस्कवरी कहाँ से हुई, इसकी ये जो पूरा आइसोस्टेसी का कंसेप्ट है इसकी खोज कहाँ से हुई। तो आप ये देखिए, पेरिये बोगर ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एंडीज इन 1975 फाउंड दैट द टाउइंग वोल्केनो पीक ऑफ चंबोरजा was not attracting the plumb line as it should have done. प्रेरी बोर्जर एक बंदा था, ये दरअसल एंडीज के ऊपर कुछ रिसर्च अपनी करने के लिए गया था, वहाँ पे जोग्राफिकल सर्वे था, जोग्राफिकल रिसर्च थी, वो करने के लिए गया था एंडीज माउंटेन्स जो अमेरिका के अंदर है 1735 के अंदर। तो ये वहाँ पे एक बहुत बड़ी पीक है जिसका नाम है चंबोरजा। वहाँ पर इसने अपने क्या होता है, आप लोग जोग्राफियर्स हो, आपने बीए करा होगा, किसी ने एमए करा होगा, तो आपने एक देखा होगा प्लम्बॉब होता है, एक प्लेन टेबल सर्वे होता है जिसके अंदर ऐसे एक टेबल होती है, ऐसे एक टेबल होती है और यहाँ पर एक चूड़ी जैसा कुछ लगाते हैं और नीचे ऐसे एक प्लम्बॉब ऐसे लटका होता है और ये अट्रैक्ट होता है ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से। जब ये बिल्कुल सीधा आ जाता है तो वो टेबल बैलेंस हो जाती है। इस तरीके का आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा, या जिन्होंने नहीं देखा है वो जब बीए करेंगे तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा ये क्या होता है। तो उसकी जो प्लम्बॉब था, प्लम लाइन प्लम्बॉब जो था, वो उसकी पहाड़ की, यानी चंबोरजा की जो वॉल्केनिक पीक थी, वो उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ही नहीं कर पा रही थी, और कर रही थी तो वो इतना स्मॉल था, इसमें स्मॉलर देन दैट टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मास रिप्रेजेंट बाय दिस माउंटेन। मतलब उस पहाड़ का जो इतना बड़ा, इतना भयानक पहाड़ था, उसकी जब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो आ रहा था ना वो बहुत कम आ रहा था। तो उसके सर घूम गया कि बोले यार ये हुआ कैसे। ठीक है, इसके बाद में सिमिलर डिस्पैरिटीज हुई वापस से, मतलब ऐसी की ऐसी ही एक और घटना घटी। एक जियोडेटिक सर्वे हो रहा था, ट्रायंगुलेशन सर्वे ऑफ इंडो गैग्नेटिक प्लेन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिट्यूड अंडर द सुपरविजन ऑफ सर जॉर्ज एवरेस्ट। एक जियोडेटिक सर्वे हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था, इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स पे, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिट्यूड, और ये सुपरविजन करने वाले कौन थे, सर जॉर्ज एवरेस्ट। तो इन्होंने भी वहां पर ये चीज पाई कि जो हिमालयास थे ना, वो अट्रैक्शन जो है, इतना बड़ा हिमालय है, उसके मुकाबले जो वहाँ का अट्रैक्शन है, जो वहाँ की ग्रेविटेशनल पुल है या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, वो इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने भी ये चीज़ नोट करी जो सेम प्रेरे बोर्जर ने की थी। तो इन लोगों के दिमाग में भी आया कि यार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ गड़बड़ तो है कि भाई इतने बड़े पहाड़ हैं, वो टिके हुए कैसे हैं, इनमें अगर ग्रेविटेशनल पुल नहीं आ रहा है तो। और आप ये देखो कि ये सर जॉर्ज एवरेस्ट है ना, इन्हीं के नाम के ऊपर माउंट एवरेस्ट नाम पड़ा है। जबकि जब ये नाम हुआ था ना माउंट एवरेस्ट, तो उसके पहले माउंट एवरेस्ट पीक का नाम था पीक 15। जब ये सर्वे हुआ और यहाँ पे इन्होंने इंडो गैग्नेटिक प्लेन के ऊपर भी सर्वे हुआ था, तो उस सर्वे के बाद में माउंट एवरेस्ट नाम पड़ गया पीक 15 का। तो ये याद रखना कि भाई माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या है, पीक 15। थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी के अंदर जो जियोडेटिक सर्वे था इंडो गैग्नेटिक प्लेन पे, वो किसने किया था, सर जॉर्ज एवरेस्ट, ये भी क्वेश्चन बनेगा। फिर वॉल्केनिक पीक ऑफ कंबोरजा जो जगह थी, वहां पर जो ग्रेविटेशनल पुल नहीं हो रहा था, वो किसने देखा या किसने भापा, तो वो था प्रेरे बोर्जर। तो ये सब क्वेश्चन बनेंगे, आप इसके ऊपर ध्यान रखना, गौर रखना, ये क्वेश्चन इसके ऊपर से बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हिंदी के अंदर भी यही देखिए, 1735 में एंडीज के अपने अभियान के दौरान प्रेरे बोर्जर ने पाया कि चोम्बोरजा की ज्वालामुखी झलक साहुल रेखा को आकर्षित नहीं कर पा रही है जैसा कि उसको करना चाहिए था। साहुल रेखा मतलब प्लम लाइन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये हिंदी वालों के लिए है। कोई अगर नोट्स लिखना चाहे हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, तो वो इसमें से भी लिख सकते हैं, बाकी मैं समझा तो आप लोगों को रहा ही हूँ। अब आप ये देखिए कि थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी के अंदर क्या है कि अलग अलग कंसेप्ट अलग अलग लोगों ने दिए हैं। तो इसके अंदर एरी का कंसेप्ट भी आता है, प्राट का भी आता है, होम्स का भी आता है। ऐसे तो एक एक का अपन कंसेप्ट लेके चलेंगे जो कि समझने में आप लोगों को ईजी हो जाएगा। तो आप ये देखिए, द एरिया हाइपोथेसिस सेज दैट द अर्थ क्रस्ट इज मोर रिजिड शेल फ्लोटिंग ऑन द मोर लिक्विड सबस्ट्राटम ऑफ ग्रेट डेंसिटी। एरी का कहने का मतलब है जो अर्थ क्रस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, ये वाला पार्ट तो है रिजिड,
और ये वाला पार्ट जो है वो है लिक्विड, ये है मेंटल और ये है क्रस्ट। उनका ये कहना है। अब एरी का कंसेप्ट क्या था कि द थिकनेस ऑफ द क्रस्टल लेयर इज नॉट यूनिफॉर्म। ये आप लोगों को भी पता है, ये सबको पता है कि भैया क्रस्ट जो होता है ना, जिसके ऊपर में पहाड़ हैं, नदी हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, वैलीज हैं, तो ये उबड़ खाबड़ या ऊंची नीची जिगजैग ये तो होती है, ये फिक्स नहीं है। पर वो ये कह रहे हैं that the thicker part of the crust sink deeper into the subtraction while the thinner part are buoyed up by it। उनका कहने का मतलब ये है कि भैया कि जो भी चीज़ ऊपर है ना वो नीचे डूबी हुई है, बिना डूबे तो वो खड़ी हो ही नहीं सकती। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस माउंटेन्स हैव रूट्स बिलो द सरफेस दैट आर मच लार्जर देन देयर सरफेस एक्सपेंशन। तो अगर एरी के कंसेप्ट को या एरी की हाइपोथेसिस को अगर अपन देखें तो उनका कहने का मतलब ये है कि रूट्स होती हैं, किसी भी चीज़ की रूट्स जो है वो मेंटल के अंदर गई हुई हैं, और जितना ऊपर सरफेस है उससे कई गुना ज़्यादा नीचे वो चीज़ डूबी हुई है। जैसा कि आप ये देख रहे हो मेरे इसके अंदर की, देखिए जैसे कि ये क्रस्ट है और ये मेंटल है, तो जितना ऊपर ये है उससे ज़्यादा ही ये नीचे की तरफ गई हुई है। बोले इसी वजह से ये टिके हुए हैं। और इनका जो उद्देश्य था ना वो ये बताने का कि भाई उन्होंने कहाँ से इस चीज़ का दिमाग लगाया। तो उन्होंने एक आइसबर्ग देखा, वो आइसबर्ग जितना ऊपर था उससे 9 गुना नीचे था। कितना था? 9 टाइम्स। 9 पार्ट ऑफ द आइसबर्ग इज अंडर वाटर टू मेंटेन 1 पार्ट अबाउ द सी लेवल। ऐसा उन्होंने एक जगह देखा था कि भैया आइसबर्ग इतना छोटा सा ऊपर है पर उसका 9 गुना ज़्यादा नीचे है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जितने भी पहाड़ वगैरह ये जो बने हुए हैं ना ऊपर, ये पहाड़ वगैरह जितने ऊपर हैं उससे 9 गुना या उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे तक ये डूबे हुए हैं। तो इन्होंने एक ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, एक वुडन पीस, एक लकड़ी जो होती है उसको इस तरीके से पानी के अंदर डुबोया। आप ये मेरे इसके अंदर देख रहे हैं, ये वाला उसके अंदर डुबोया, और जितना चीज़ ऊपर थी उतना ही नीचे उसको डुबोया। जैसे ये है, ये और ज़्यादा नीचे है, ये छोटा है, ये कम है, ये ऊपर है, ये और नीचे है, ये ऊपर, ये और नीचे, ये ऊपर, ये और नीचे, ये कम ऊपर और ये कम नीचे। इस तरीके से जितनी चीज़ ऊपर है उससे ज़्यादा नीचे डूबी हुई है। ये उन्होंने एक लकड़ी के पीस को लेकर ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। अच्छा, इसके अलावा इनका जो बताने का तरीका था वो ये था कि आप कुछ भी डुबाओ या कुछ भी चीज़ खड़ी है या कुछ भी करो, डेंसिटी सबकी सेम होती है। ये देखिए डेंसिटी इन सबकी सेम है, भले ये जितने ऊपर हैं उससे कई गुना ज़्यादा नीचे हैं पर इनकी डेंसिटी बिल्कुल सेम है। एरी का कंसेप्ट ये था। ये देखिए हिंदी के अंदर मैंने बता दिया है, तो आप लोग हिंदी के अंदर भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये हवादार परिकल्पना नहीं है, ये हवादार परिकल्पना नहीं है, ये है एरी परिकल्पना। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये एरी की परिकल्पना है, हवादार नहीं है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं इसको आराम से, मैं समझा तो चुका ही हूँ। अब इसके बाद में एरी साहब क्या कहते हैं। हेंस एरी पोस्टुलेटेड दैट इफ द लैंड कॉलम अबाउ द स्पेक्ट्रम सब स्पेक्ट्रम इज लार्जर, इट्स ग्रेटर पार्ट वुड बी सबमर्ज इन द स्पेक्ट्रम। मैंने आपको बताया था कि जितना ऊपर है उससे ज़्यादा नीचे डूबा हुआ है, ये एरी साहब कह रहे हैं। एंड इफ द लैंड कॉलम इज लोअर द स्मॉलर पार्ट वुड बी सब्जेक्ट इन द स्पेक्ट्रम। मतलब अगर ऊपर का हिस्सा कम है तो नीचे का हिस्सा भी जो है वो कम ही होगा, और ऊपर का हिस्सा बड़ा है तो नीचे का हिस्सा भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। तो मतलब जितना ऊपर है उससे ज़्यादा नीचे बड़ा होगा, सीधा सीधा कहने का मतलब यही है। अब अकॉर्डिंग टू एरे द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट कॉलम ऑफ द लैंड, माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स रिमेन द सेम। इन अदर वर्ड्स डेंसिटी डज नॉट चेंज विद डेप्थ। डेंसिटी डज नॉट चेंज विद डेप्थ। आ गई ना ये कहानी क्लियर। ये देखिए कुछ भी हो, पहाड़ हो, प्लेटो हो, प्लेन हो, कुछ भी हो, इसकी डेंसिटी सेम रहती है, सेम डेंसिटी बट वेरिंग डेप्थ। आ गई कहानी समझ के अंदर। यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग डेप्थ एंड वेरिंग थिकनेस, यानी इनकी थिकनेस भी चेंज हो सकती है। यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग डेप्थ, यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिकनेस। इनकी थिकनेस भी बदल सकती है, यानी अब पहाड़ है इतना बड़ा है तो नीचे भी जाएगा तो वो उतना ही बड़ा रहेगा, तो उसकी थिकनेस बड़ी हो गई ना, थिकनेस भी बड़ी होगी। तो उनका मतलब यही है कि यूनिफॉर्म डेंसिटी, यानी डेंसिटी तो बिल्कुल सेम होगी। आप इसमें देखिए तीनों की डेंसिटी जो है वो 3.0 3.0 3.0 है, पर कोई ऊपर ज़्यादा है तो वो ऊपर नीचे है, नीचे भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, कोई ऊपर से कम है तो नीचे से भी कम है। तो एरी दरअसल ये बताना चाहते थे। तो यही चीज़ हिंदी के अंदर है, तो हिंदी वाले इसको आराम से पढ़ सकते हैं, तो उनके समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने समझा ही चुका है, मैं वापस से उसको दोहराना मेरे हिसाब से सही नहीं है, पर आपको समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरे चैनल पे भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं, और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब दूसरे महाअनुभव जो आते हैं ना, वो अनुभव आते हैं प्राट। प्राट की हाइपोथेसिस जो है, बिलो सी लेवल विद द बेस एवरीवेयर सपोर्टिंग एन इक्वल वेट एज पर एरिया डेप्थ ऑफ द कंपनसेशन।
इन अदर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू प्राट देयर इज अ लेवल ऑफ कॉम्पनसेशन। अच्छा, इसके अंदर एरी साहब क्या कहते हैं कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। पर ये कहते हैं नहीं, कोई ऊपर हो या नीचे हो, ऊपर से कुछ भी हो उसका साइज, पर वो डूबत खाता जो है ना, डूबत लाइन एक ही होगी उसकी, कि भैया इस लेवल से ज़्यादा वो डूब ही नहीं सकता है, इस लेवल से ज़्यादा वो डूब ही नहीं सकता है। तो वो कह रहे हैं कि देर इज अ लेवल ऑफ कॉम्पनसेशन, यानी लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन, मतलब एक लेवल होता है अबाउ विच देर इज वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ डिफरेंट कॉलम ऑफ लैंड बट देर इज नो चेंज ऑफ डेंसिटी बिलो दिस लेवल। वो ये कह रहे हैं कि भैया ऊपर जो है ना वो डेंसिटी भी अलग अलग होती है। जैसे कि आप देखिए कि ये सबसे बड़ा है, ये पहाड़ है तो इसकी डेंसिटी 3 है, और ये प्लेटो है तो इसकी 4 हो गई, ये और कम की कोई चीज़ है तो इसकी 5 हो गई। वो कहते हैं डेंसिटी भी अलग है, पर उनकी डूबत खाते में जो है ना वो डूबत खाता का एक लाइन फिक्स है। तो वो ये कह रहे हैं कि डेंसिटी डज नॉट चेंज विद इन वन कॉलम बट इट चेंजेस फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर कॉलम अबाउ द सी लेवल या अबाउ द लेवल ऑफ कॉम्पनसेशन लाइन। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि इस लेवल के ऊपर जो भी है, कोई भी चीज़ हो उसकी डेंसिटी बढ़ती रहती है, पर वो डूबत जो एरिया है वो एरिया इसका फिक्स है, इससे ज़्यादा वो नीचे डूब ही नहीं सकता है। इन्होंने दरअसल क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। प्राट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने अलग अलग धातु लिए और अलग अलग धातु जो होते हैं उसको मर्क्यूरी के अंदर लपेट दिया। ऐसे कोई जैसे इन्होंने लोहा लिया, लोहे के ऊपर मर्क्यूरी चढ़ा दी, मर्क्यूरी लिक्विड में होती है, वो मर्क्यूरी इन्होंने चढ़ा दी और उसको पानी के अंदर डाला। तो मर्क्यूरी की होने की वजह से वो बहुत कम ही डूबा और ज़्यादातर हिस्सा ऊपर रहा। तो उन्होंने उस चीज़ को शो किया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे उन्होंने मर्क्यूरी के अंदर ये जिंक है, ये लेड है, ऐसे दो चीज़ के ऊपर मर्क्यूरी चढ़ा दी, तो वो नीचे केवल इतनी ही डूबी, एक ही लाइन में दोनों चीज़ डूबी, इससे नीचे ज़्यादा गई नहीं वो। लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन। तो उन्होंने बताया कि भैया देखिए, अगर मर्क्यूरी चढ़ी हुई कोई चीज़ है और उनकी डेंसिटी अलग अलग है तो ये इतनी ही डूबेगी। वैसे इसके ऊपर भी कुछ ऐसा फैक्टर है कि इनके ऊपर कोई चीज़ ऐसी लपटी हुई है कुछ है तो और ये नीचे नहीं जा सकती, मेंटल के अंदर एक लेवल से ज़्यादा नीचे ये नहीं जा सकती। प्राट का ऐसा कहना है। एरी के अंदर क्या है कि सेम डेंसिटी विथ वेरिंग डेप्थ। इसका क्या है, वेरिंग डेंसिटी बट लाइन ऑफ कॉम्पोजिशन, मतलब कि यूनिफॉर्म लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन। उसका है यूनिफॉर्म डेंसिटी, इसका है वेरिंग डेंसिटी। नीचे इसके है वेरिंग डेप्थ और इसका है यूनिफॉर्म डेप्थ। इस तरीके का है इन दोनों के। तो ना एरी प्राट से ताल्लुक रखता है कि नहीं यार तू गलत है, और प्राट जो है वो एरी को कहता है कि नहीं भैया तू गलत है। एग्जाम के अंदर बेसिकली यही दो लोगों का ही पूछा जाता है। अब ये हिंदी के अंदर है, हिंदी वाले भी आराम से इसको लिख सकते हैं, आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं। ये मैं जो भी दे रहा हूँ ये आप नोट्स आराम से उतार सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप आराम से नोट्स इसके उतार सकते हैं। अब देखिए, दिस स्टेटमेंट मे बी एक्सप्लेन्ड विथ एन एग्जाम्पल। देर आर टू कॉलम्स ए बी along the line of composition. Both the column A B have equal surface area but there is difference in the height. Both the column have equal mass along the line of composition, so the density of the column B should be more than the density of column A. इस एक्सपेरिमेंट जो है ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन्होंने जिंक लेड करके ए और बी कॉलम को पारे के अंदर लपेट दिया, जिसको हम मर्क्यूरी में कहते हैं, और उसको डुबो के देखा। उनकी डेंसिटी अलग अलग थी, लेकिन वो डूबने के बाद में एक लेवल तक ही डूबे, उससे ज़्यादा ये नहीं डूबे। तो ये एग्जाम्पल दरअसल वही है। तो उनका कहने का मतलब क्या है प्राट का, इन अदर वर्ड्स दिट कुड बी इंटरप्रेटेड दैट द डेंसिटी ऑफ माउंटेन इज लेसर देन प्लेटो। तो ये माउंटेन की जो डेंसिटी है वो लेसर देन किससे है, प्लेटो से। द डेंसिटी ऑफ प्लेटो इज लेसर देन प्लेन, द डेंसिटी ऑफ प्लेटो इज लेसर देन प्लेन्स, एंड डेंसिटी ऑफ प्लेन इज लेसर देन ओशन फ्लोर। तो ओशन फ्लोर है, ओशन फ्लोर भी तो मेंटल के ऊपर ही है, तो प्लेन की जो डेंसिटी है वो ओशन फ्लोर से कम होगी। तो उनका कहने का मतलब है हेंस यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी। आई कहानी समझ के अंदर। यूनिफॉर्म डेप्थ इनकी एक लेवल पे यहीं खत्म हो जाती है, यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी। तो ये प्राट का कहना है, और प्राट ने ऐसा एग्जाम्पल लिया। और जो एरी थे उन्होंने वुड का लकड़ी लेकर के पानी में डुबो के उन्होंने वो बताया कि जड़ें ज़्यादा नीचे होगी, और इन्होंने अलग अलग चीज़ों में पारा मिला करके पानी के अंदर डाला, तो उन्होंने बताया कि भाई एक लाइन ऑफ कॉम्पनसेशन होगा डेंसिटी अलग होने के बाद भी। आगे कहानी क्लियर के अंदर ये इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन यही हिंदी के अंदर है। मैं फिर बता रहा हूँ, हिंदी वाले भी आराम से इसको लिख सकते हैं वीडियो पॉज करने पे। अब देखिए, अब इस बीच के अंदर जो है वो आते हैं फ्योर्ड और बावी। ये दो बंदे हैं, ये भी अपना अपना कंसेप्ट लेके आते हैं। तो वो कहते हैं कि फ्योर्ड एंड बोवी हैव प्रोपाउंड द कंसेप्ट ऑफ आइसोसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ प्राट। ये लोग कहते हैं कि भैया प्राट भैया जो है ना, प्राट भैया बिल्कुल सही है,
हम उनकी बात से सहमत हैं, आपके चरण धोते हैं, आपने बहुत अच्छा बताया, आप बिल्कुल सही हो। According to there is an inverse relationship between the height of column of the crust and their respective densities above the line of compensation. The plane of compensation is supposed to be located at depth of 100 किलोमीटर। अब वो ये कहते हैं कि साहब प्राट भैया आपने कहा तो बिल्कुल सही बात है, एकदम चपाचप टपाटप बात क्लियर बोली। बोले पर दिक्कत ये आती है कि आपने वो जो एक लाइन बताया था कॉम्पनसेशन की, भैया इस लाइन से नीचे वो डूब ही नहीं सकता है, इस लाइन से ज़्यादा वो नीचे डूब ही नहीं सकता। पर वो लाइन आएगी कितनी गहराई में, कितनी गहराई में आएगी ये तो बताओ यार भैया, ऐसे क्या कर रहे हो, हम फेल हो जाएंगे अगर आप नहीं बताओगे तो। हैं तो उन्होंने बोला हम बताते हैं प्राट भैया आपको, वो लाइन होगी 100 किलोमीटर की, उसकी जो गहराई होगी वो होगी 100 किलोमीटर की। बस उन्होंने इतना चेंज किया, बाकी वो बोवी और हेफोर्ड जो हैं वो प्राट के साथ में बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाते नजर आए। ठीक है, तो ये आए तो कह देना कि 100 किलोमीटर की डेप्थ बताने वाले कौन थे और प्राट से सहमत कौन थे, तो आप लिखोगे हेफोर्ड एंड बोवी। ठीक, आ गई कहानी समझ। अब इसके बाद में एक बंदा आता है जॉली नेचर का, बढ़िया एकदम जॉली। उसने अपनी आइसोस्टेसिया कंसेप्ट बताया था 1925 के अंदर। ही कॉन्ट्राडिक्टेड द कंसेप्ट ऑफ हेफोर्ड एंड बोवी एंड रिजेक्टेड द लेवल ऑफ कंपोजिशन एट द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर। वो कहता है बुड़बक चौथी फेल, 100 किलोमीटर कैसे हो सकता है, मैं तो नहीं मानता, 100 किलोमीटर तो बहुत होता है, 100 किलोमीटर को छोटी मोटी चीज़ होती है, बहुत होता है 100 किलोमीटर। क्योंकि वो ये कहता है कि भैया 100 किलोमीटर अगर आप नीचे जाओगे तो भाई साहब टेम्परेचर भी तो बढ़ता है, टेम्परेचर भी तो बढ़ता है। उनका कहना ये है कि भैया 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो भैया 100 किलोमीटर नीचे जाओगे तो वो चीज़ जल भुन के ख़त्म नहीं हो जाएगी क्या, 100 किलोमीटर कहाँ से होगी, कुछ भी बोलना है मतलब है। तो वो कहता है कि नहीं साहब 100 किलोमीटर नहीं है, मैं 16 किलोमीटर की वो देता हूँ कि भैया 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं। आप ये देखिए लाइन जोन ऑफ कॉम्पनसेशन जो है वो इसने 16 किलोमीटर या फिर दे रखा है 10 माइल्स। अलग शब्दों में बोलूँ तो जॉली जो है ना वो हेफोर्ड और बोई जो है उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं था। तो भैया ये कंसेप्ट आ गया अपना जॉली का। अब आगे चलते हैं कि एक और बंदा है वो अपनी नई चीज़ क्या लेके आता है वो भी अपन देखते हैं। अच्छा, इसका मैंने हिंदी में नहीं किया है क्योंकि हिंदी में करने के लिए ऐसा कुछ खास था नहीं। एक जना कह रहा है 100 किलोमीटर, एक जना कह रहा है 16 किलोमीटर, बस इतनी सी खास बात, कोई विशेष ऐसी है नहीं। अब ये होम्स नाम का एक बंदा आता है, वो कहता है द हायर कॉलम्स आर स्टैंडिंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर लाइटर मटेरियल बिलो देम फॉर ग्रेटर डेप्थ। वो ये कह रहा है कि ये बड़े बड़े पहाड़ जो आप देख रहे हो ना, ये जितने ऊंचे हैं ना ये उतने ही नीचे तक जड़ों में नीचे गए हुए हैं, वो ये कह रहा है। पर ये नीचे जो है ये है लाइटर मटेरियल, ये लाइटर मटेरियल है जो नीचे डूबा हुआ है, और ऊपर जो है वो हैवी मटेरियल है। तो लाइटर ने हैवी को पकड़ के रखा हुआ है, इस वजह से क्या होता है कि वो एक जगह पे टिके हुए हैं। और जहाँ पर ऊपर का एरिया छोटा है तो वो नीचे घुसा हुआ भी कमी है, नीचे घुसा हुआ भी कमी। ये करीब करीब एरी को सपोर्ट कर रहा है, करीब करीब देखा जाए तो। जो ऊपर का छोटा मैटर है तो उसकी डेप्थ कम है, अगर कोई ऊपर बड़ा इलाका है, कोई पहाड़ पर्वत बड़ा है, तो उसकी डेप्थ के अंदर उसकी घुसाड़ ज़्यादा है या उसकी जड़ें ज़्यादा है। वो करीब करीब एरी जैसी ही बात यहाँ पे कर रहा है। तो कोई प्राट को फेवर कर रहा है, कोई एरी को प्रेफर कर रहा है, पर मेन बेसिकली इनमें जो आपस में उधर बुन चलती है ना वो एरी और प्राट की चलती है। तो एग्जाम में ज़्यादातर एरी प्राट ही आता है। पर मैंने आपको होम्स भी समझा दिया है, बॉबी भी समझा दिया है, जॉली भी समझा दिया है कि भैया ये क्या कहना चाहते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। अब भाई साहब कहानी आती है ग्लोबल आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट की। सब लोगों ने मिलकर के अपना एक ओपिनियन क्या निकाला, तो सबसे पहला ओपिनियन जो ये निकाला, देयर इज़ नो कंप्लीट आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट ओवर द ग्लोब because the earth is so unresting and thus endogenetic forces come from within the earth very often disturb such isostatic adjustment। वो कहते हैं कि complete isostatic adjustment over the globe जो है ना वो है ही नहीं, no complete नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि एंडोजेनेटिक फोर्सेज आप लोगों ने पढ़ी होगी, कोई बीए में गया होगा। एंडोजेनेटिक फोर्सेज जो धरती के अंदर से कोई भी फोर्स जो होती है वो जब काम करती है उसको एंडोजेनेटिक कहते हैं, और जो क्रस्ट के ऊपर की फोर्सेज होती है उनको एक्सोजेनेटिक कहते हैं। ये डिटेल में मैं अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा। अभी आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि भैया एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से कोई भी कंप्लीट आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट ओवर द अर्थ में है ही नहीं। दूसरे नंबर के ऊपर आता है द रेगुलर अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन अलोंग अ पर्टिकुलर बेल्ट डू नॉट सिग्निफाई एनी बैलेंस बट अ सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट इज नीडेड कंटिन्यूसली। वो ये कहते हैं कि कहीं पर भी अर्थक्वेक आ जाते हैं, कहीं पर भी वोल्केनिक इरप्शंस आ जाते हैं, इसकी वजह से ऐसा लगता नहीं है कि कहीं बैलेंस होगा। तो वो अपने को एक अलग ही अपना अर्थ जो है वो अपना एडजस्टमेंट खुद करती रहती है कि भैया आज यहाँ वॉल्केनो फटा या वहाँ अर्थक्वेक आया, तो ये अपना एडजस्टमेंट खुद करती है। जड़ों अड़ों का पता नहीं है, कोई कंफर्म इसका कुछ भी नहीं है। इसके बाद में तीसरे पे आता है कि एंडोजेनेटिक फोर्सेज एंड देयर टेक्टोनिक इफेक्ट्स आर द कॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑन द सरफेस बट
नेचर ऑलवेज ट्राइज टू मेक एन आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट विद इटसेल्फ। ये मतलब ये है कि एंडोजेनेटिक फोर्स यानी जो धरती के अंदर से कोई फोर्स लग रही है, या जो टेक्टोनिक इफेक्ट है, मैंने टेक्टोनिक प्लेट्स आपको बता रखी है, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में खिसकती हैं, जुड़ती हैं, सबमर्ज होती हैं, उनकी वजह से जो इम्बैलेंस होता है, भूकंप आता है या कुछ भी होता है, उसके बाद में जो एडजस्टमेंट होता है ना, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, यानी पहाड़ जो यूँ खड़ा है, ये हिल रहा है पर वो अपने आप उसी जगह पे आ जाता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये नेचर अपने आप कर लेती है, इसका कोई कंफर्म नहीं है, जड़ों वड़ों का कुछ भी नहीं है। चौथे नंबर पे आता है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक, अभी तक एंडोजेनेटिक बात हो रही थी, अब एक्सोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आर ट्राइंग टू एलिमिनेट द डिफरेंस ऑन द अर्थ एंड इन दिस प्रोसेस दे आर पीलिंग ऑफ, ट्रांसपोर्टिंग डाउन टू फार फ्लंग प्लेसेस एंड डिपोजिशन दैम। अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस भी काम करती है, जैसे कोई नदी वदी आई, वो कोई चीज़ लेकर के आई और उसने एक जगह इकट्ठी कर दी, कुछ भी कर दी, पीलिंग ऑफ यानी छीलना। नदी आई या कुछ भी चीज़ आई, वो छीलती गई और एक जगह जाके इकट्ठी कर दी, एक जगह डिपॉजिट कर दी, तो उसकी तो कोई जड़ें वड़ें होगी नहीं, वो तो जहाँ इकट्ठी हो गई, अब वो इकट्ठी पड़ी ही है उस जगह पे। तो ये कुछ अभी तक पता नहीं कर पाए हैं कि भैया ये एडजस्टमेंट जड़ों की वजह से है या डेप्थ के अंदर है, क्या है, ये कुछ भी पता नहीं। और इसके बाद में आखिरी जो ये आता है, इन दिस प्रोसेस द आइसोस्टैटिक बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय द अंडरनीथ फ्लोवैग ऑफ मटेरियल बाय सब्सटेंस इन अ प्लेस ऑफ डिपोजिशन। आइसोस्टेसिक बैलेंस है ना, तो जो दरअसल मेंटल जो है, मेंटल के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप उसका बैलेंस खुद ही क्रिएट करती हैं, खुद ही बनाती हैं, खुद ही बिगाड़ती हैं, खुद ही क्रिएट करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये थ्योरी जो है ना, ये एक हाइपोथेसिस है, अभी तक इसका कुछ भी कोई कंफर्म कुछ भी नहीं आया, पर प्राट और एरी की जो थ्योरी दी गई है उसी को लेकर के आगे काम इसके ऊपर जारी है। तो ये थी आपकी थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, नहीं तो इसके बिना आपको मेरे वीडियो टाइमली नहीं मिलेंगे। अब मैं ऐसी एडवांस ज्योग्राफी के नए नए चैप्टर्स आपके सामने लाता रहूँगा जो आपको ईजी होगा पढ़ने में और आपके एग्जाम में भी काम आते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।